नामांकन की अंतिम तारीख होने की वजह से दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए, जिसमें पाटन विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं पाटन विधानसभा सीट से जेसीसीजे ने अपना नया सियासी दांव खेला है। जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पाटन सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं खैरागढ़ और बिलासपुर के नामांकन रैली में प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने 8 प्रमुख घोषणाएं की हैं, जिनमें गैस सिलेंडर से सब्सिडी के साथ ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बात है। देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, अभी तक लोग कोई एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं की है। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तारीख होने की वजह से बीजेपी ने भी बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर के सभी 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों ने बड़ी रैली के साथ अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रायगढ़ और अंबिकापुर में आयोजित नामांकन रैली में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने अब तक 15 बड़ी घोषणा की हैं, जिसे लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तंज कसते हुए कहा कि इनको देखकर गजनी फिल्म की याद आती है। झूठ का ओलंपिक हो जाए तो सारे गोल्ड मेडल ये लोग ले जाएंगे। मैंने क्यों गजनी कहा? ये 17 वादों में 6-7 वादे तो ऐसे पिछले चुनाव में भी किए थे। देखो, हमको तो अगर पिछले चुनाव में कोई वादा किया और पूरा नहीं किया और इस चुनाव में वापस करना, थोड़ी सी शर्म आएगी। हमको कुछ तो शर्मिंदगी महसूस होगी, इनको नहीं है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख होने की वजह से प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। अब देखना होगा कि आखिर इसका कितना असर जनता पर पड़ेगा। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन की तारीख आज समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर तमाम दिग्गजों ने आज नामांकन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करके ये बता दिया कि उनमें कितना दम है और जनता उनके साथ है या नहीं है, लेकिन इस बात का पता चलेगा 3 दिसंबर को। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने 17 ऐसे वादे कर दिए जिसका इंतजार कमोबेश घोषणा पत्र में किया जा रहा था। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता केदारनाथ गुप्ता जी है। केदारनाथ जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र शर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। उचित जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरे केदार जी आपसे है, इसलिए क्योंकि जिस तरह से आज नामांकन का शोर थमा है, वादों पे की झड़ी लग गई है। ये वादे जो कांग्रेस की ओर से 17 वादे किए गए हैं अपने घोषणा पत्र से पहले, कितना असर ये डालेगा? पहला सवाल। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 2018 के चुनाव के पहले 36 वादे किए थे और 36 में उनके उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी ने स्वीकार किया कि हम 12 वादों पे काम कर रहे हैं, पूरे नहीं हो पाए हैं। 12 के बारे में सोचना शुरू किया और 12 को तो छुआ ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये वादों वाली सरकार है और सरकार बनने के बाद ये काम नहीं करते। अभी इन्होंने जो घोषणा की कि 500 रुपए सिलेंडर में सब्सिडी देंगे, तो मुझे अच्छे से याद है इनके पिछले घोषणा पत्र में लिखा है 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे। अब वो मुफ्त सिलेंडर की जगह 500 रुपए खाली सब्सिडी की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा छात्र छात्राओं के लिए बस की फ्री व्यवस्था होगी, पिछले बार भी लिखा हुआ है।
कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो 2018 में लिखा है कि जो गरीब जिनके पास घर नहीं है उनको जमीन देंगे, बाड़ी देंगे, घर देंगे, और वो ना बाड़ी है ना घर है। और शराबबंदी की बात तो पूरा एक एक बच्चा जानता है, महिलाओं का और बेटियों का वोट लूट लिया शराबबंदी की बात करके। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे और वोट लूटे थे, जनता अब ये सब समझ चुकी है कि ये खाली वोट लूटने के लिए ये लोग काम करते हैं और इन्हें बाकी किन्हीं चीजों से मतलब नहीं होता। मैं प्रियंका जी से एक बार पूछना चाहता हूं कि ये सब ठीक है, आप जो स्कीम लॉन्च कर रही है तो आप पूरी नहीं करेंगी, पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार कौन सी अन्याय योजना के अंतर्गत कर रहे हैं आप? आपने एक ट्वीट नहीं किया आज तक के। कौन सी अन्याय योजना है? प्रियंका अन्याय योजना के तहत बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, आपके तरफ से एक आवाज नहीं आती है, हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है। अरे महादेव ऐप की मैं बात करूं तो अब तो सुपारी किलिंग हो रही है, उसमें दुबई से सुपारी आती है 10-10 लाख रुपए की हत्या कर दो या पैसे वसूल कर दो। ये कौन सी योजना के तहत है, ये भी कांग्रेस पार्टी बता दे। ठीक है, मैं लौटूंगा केदार जी आपके पास, एक बार सुरेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, तमाम बातें से ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस जो है, लगातार बीजेपी आरोप भी लगा रही है कि कांग्रेस केवल वादे कर रही है, दावे कर रही है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी का नाम लिया जा रहा है, कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा है। सुरेंद्र जी देखिए अवधेश जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की अकुलाहट है, व्याकुलता है, परेशानी है, चिंता है। ये जो कहते हैं कि साबित करने का हमको कुछ है ही नहीं, हमको साबित करने की जरूरत नहीं है। 5 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में साबित किया है कि ये सरकार किसानों की हितैषी सरकार है, उनके धान का कीमत देना जानती है। ये सरकार जो है महिलाओं को, भूमिहीन मजदूरों को उनका हक देना जानती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में गरीबों के हक में, किसानों के हक में और इन सबको मिला के अगर देखा जाए तो 1,75,000 करोड़ रुपया देके किसानों को जेब में डाला। तो व्यापारियों के हक में जो काम किया है, इसको छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से देख रही है, समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। जहां तक सवाल ये है कि अगर इनके पास कोई अच्छी योजना है, हमसे बेहतर योजना है, तो इनको उस योजना को ले आना चाहिए था। उस योजना को सामने, जनता के सामने रख के, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहिए। हमारे पास अच्छी योजना है और उस योजना को हम घोषणा पत्र में लाने वाले हैं। उसको समय समय पे हमारे बड़े नेता आते हैं, अलग अलग समय में घोषणा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय सिर पीटने के, छाती पीटने के और आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। तो दरअसल में आज की तारीख में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी बहुत समस्याओं से घिरी हुई है और ये एक नई समस्या उनके लिए जिनके अब उनके पास कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, तमाम सियासी समीकरण, दावे वादों आपके सामने से गुजर रहे हैं। क्या लगता है कि जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, जनता उससे सधेगी? बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस केवल वादा खिलाफी करती है, कांग्रेस से कह रही है कि बीजेपी के पास अब मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगा रही है। डॉक्टर अवधेश, भारतीय जनता पार्टी अपना जो विपक्ष में होने का फर्ज निभा रही है निश्चित रूप से। देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने जो वादे किए थे, मैं कहूंगा कि बहुत हद तक तो उन्होंने उसको साधने की कोशिश की है पिछले 5 सालों में बहुत, लेकिन पूरे के पूरे नहीं साध पाए। ऐसे कई तमाम चीजें हैं जो केदार जी भी चर्चा कर रहे थे कि निश्चित तौर पर कि शराबबंदी को लेके है, वीकली ऑफ पुलिस वालों के डिपार्टमेंट को लेके है, पट्टे को लेके है, कई तमाम चीजें जो उनके वादे थे, 36 वादे जो मूलतः अपन उसको जिसको घोषणा पत्र में जिसका उल्लेख है, वो अगर माने तो बहुत हद तक अधूरे भी रह गए। लेकिन कई बात ये भी सत्य है कि उन्होंने जो कर्ज माफी की बड़ी बात की थी, बोनस की जो बड़ी बात की थी, बहुत कुछ उसमें हुआ है। तो खैर भारतीय जनता पार्टी वो अपना राजनीतिक धर्म निभा रही है। हम बराबर का आकलन इसलिए नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उनका घोषणा पत्र नहीं आया है, उनकी जो प्रदेश को लेकर जो ब्लूप्रिंट है, उनकी सोच है, जो आने वाले 5 सालों में वो क्या देंगे, उनकी क्या राजनीति और रणनीति रहेगी, इसके बारे में अभी किसी भी तरीके के उनके वादे इरादे अभी सामने आए नहीं है जनता के। तो अभी कह पाना मुश्किल होगा कि केवल एक तरफ से जो वादे आ रहे हैं ये कितने सच्चे कितने झूठे, वो तो पूर्व में हम देख चुके हैं। लेकिन वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी क्या नया दे रही है, इनसे इनका किस तरीके से अलग तरीके का इनका मैनिफेस्टो होगा, वो तब देखने वाली बात होगी। फिलहाल जल्दबाजी में जिस तरीके की घोषणाएं हो रही है, देखिए दीपावली का वक्त है, चुनाव का वक्त है,
बाजार में भी सभी तरीके की छूट और सेल चालू है, राजनीति में भी सभी तरीके की छूट और सेल और डिस्काउंट ऑफर चालू है, तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी जो बाजार है, राजनीति का हो चाहे कॉमर्शियल मार्केट हो, दोनों में अभी बहुत भीड़ है, वादे इरादे सब तरफ किए जा रहे हैं। कितना ये पटल पे जाते हैं वो देखना होगा। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं, पूरे के पूरे 3 करोड़ जनता वेट करने की भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो कितना मजबूत आता है, उस आधार पे फिर ये डिसाइड होगा कि जनता किसके पक्ष में जाए। केदार जी देखिए, सवाल तो लाजमी है कि अगर आप लोगों के पास कोई विजन है स्टेट को लेके, तो उस विजन पे चर्चा होनी चाहिए। आप 5 साल तक विपक्ष धर्म निभा रहे थे, सरकार की योजनाओं की या सरकार की विफलताओं को आप उजागर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुनावी मोड में अब आ चुके हैं तो आपको अपना विजन तो लाना होगा ना। देखिए अवधेश जी, बहुत बात एकदम साफ है कि 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है ना, लोगों ने काम देखा है और ऐसे काम हुए जो 5 सालों में एक भी काम आगे नहीं बढ़ा। नया काम तो शुरू करने की बात छोड़ें, जो पुराने काम थे उसके खाली फीता काटा इन्होंने पोताई करके। तो जनता तो ये बात समझ गई कि विजन किसके पास है। अगर बात करें ना तो छत्तीसगढ़ की स्थापना और छत्तीसगढ़ को बनाने का काम भी भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। ये कांग्रेसी तो खाली सत्ता में रहना जानते थे और वसूली करते थे छत्तीसगढ़ में, दोहन करते थे छत्तीसगढ़ का। अगर छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कार्यकाल में बनी है, जब 832 बड़े पुल बने, 332 मध्यम पुल बने और 23,000 पुल पुलियां बनी। नहीं तो यहां पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी 5 साल बाद है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। 60,000 स्कूल बनाए थे भारतीय जनता। अरे मैं तो वो कह रहा हूं जो हमने करके दिखा दिया। और हमारे पास क्या विजन है, ये जब हमारा घोषणा पत्र आएगा ना, जब देखें भारतीय जनता पार्टी के विकास को, ये 15 सालों में जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि 5 साल हमने कुछ नहीं किया, तो ये घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई में लगे हैं। ये तो 75 पार कहते हैं, मैं छाती ठोक कर कहता हूं भाजपा का कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई में है। किस पार पहुंचेगा, 75 के कितना आगे पहुंचेगा, वो आप समय आएगा ना तब देखेंगे। हमारे काम का विश्वास है जनता के, और ये 5 सालों में कुछ नहीं कर पाए। हड़बड़ाहट है कि वोट कैसे मांगने जाएं, विधायकों को लोग भगा दे रहे हैं और निर्दलीय लोग नामांकन भर रहे हैं। इनकी पार्टी के लोग देखे हाहाकार मचा हुआ है। तो क्या करें, तो लालच दो, लालीपॉप दो। पर अब जनता शराबबंदी जैसे वादे इनके देख चुकी, बेरोजगारी भत्ते को देख चुकी, बाड़ी और मकान देंगे उसको देख चुकी, 4 सिलेंडर मुफ्त देंगे, यही कांग्रेस पार्टी का दावा था, आज तक नहीं दिखा। तो खोखले दावे हैं और ये दावों के आधार पर अपने चुनाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ये बात कहता हूं, डॉक्टर अवधेश जी की भाजपा का घोषणा पत्र आएगा ना, उस दिन से दिवाली शुरू हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। पहले तो हम लोगों ने विश्वसनीय छत्तीसगढ़ बनाया, पहले तो छत्तीसगढ़ बनाया, उसे विश्वसनीय बनाया, अब अविस्मरणीय छत्तीसगढ़ बनेगा। और 3 दिसंबर के बाद देखिएगा भाजपा का झंडा लहराएगा और प्रदेश में शांति और विकास बहाल होगा। निश्चित रूप से इससे कांग्रेस घबराई हुई है। इनके नेता आते हैं और नेता भी कितने चार्ट हो, जिसमें 3 गांधी परिवार के, एक मल्लिकार्जुन बोलने खड़े होते हैं तो कुर्सियां हो जाती है खाली। ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नियत है। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते केदार जी। सुरेंद्र जी, अमित शाह आते हैं बस्तर, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनाई जाएगी, एक दिवाली पे, एक राम मंदिर के उद्घाटन पर, एक 3 दिसंबर को। फिर से एक बार कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जिस दिन इनका घोषणा पत्र आएगा उस दिन से एक्चुअल दिवाली छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगा। क्या जवाब है साहब उस दिवाली पे आप लोगों के? कितनी खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला, कितनी खुशफहमी में जीता है गुब्बारे वाला कि वो भी हवाओं को पकड़ने की हुनर रखता है। हमारे मित्र जो है केदार भाई, इन्होंने कहा कि इतना विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने कि देखिए इनके विकास का मॉडल ये है कि 15 लाख लोग रहते हैं रायपुर में, उनके लिए सड़क नहीं, नाली नहीं, फुटपाथ नहीं, मगर इन्होंने नया रायपुर बसा दिया जहां 15 साल अभी लोग जाने वाले नहीं है। लोगों को पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, मगर स्काई वॉक बना दिया क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है। और दरअसल में भारतीय जनता पार्टी आज तक छत्तीसगढ़ को समझ ही नहीं पाई। इन्होंने कहा ना कि हमने बहुत विकास किया, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। एक बार सुरेंद्र जी के जवाब पूरा हो जाए। नहीं तो उनके इस विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का मूल्यांकन तो 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है। इसमें कोई लोकतंत्र में तो भाई जनता ही मालिक होती, जनता ही फैसला करती कि कौन सही है कौन गलत है। बात दरअसल ये है कि
हमारी हमारी प्राथमिकता ये है कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ गरीबों का प्रदेश है, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रदेश है। उनकी माली हालत को ठीक की जाए, उनको कम से कम समाज के बराबरी में ला करके खड़ा कर दिया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। अपराध का भी जवाब दे दीजिए। मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप अपराध का भी जवाब दे दें तो अच्छा होगा, और घोटालों का भी जवाब दे दें। आपको समय मिल रहा है, अच्छा है, सदुपयोग कर लें। नहीं करूंगा 60,000 स्कूल इन्होंने बनाए मगर शिक्षक नियुक्ति नहीं की। इन्होंने अस्पताल की बिल्डिंगें बनाई क्योंकि कमीशन मिलता है उसमें, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। ये जितनी भी बातें भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, आप मैं कह रहा हूं ना भाई कि भारतीय जनता पार्टी भी तो हमारा विपक्षी दल है, छत्तीसगढ़ का मजबूत दल है। इस बात को स्वीकार करने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप छत्तीसगढ़ को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं? जनता के बीच में कुछ विजन लाएंगे, जनता के बीच में कोई बात रखेंगे? आप बोलते हैं दिवाली मनाएंगे, दिवाली छत्तीसगढ़ की जनता तो मनाना शुरू कर चुकी है। 7,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ होने वाला है, उनकी तो दिवाली शुरू हो चुकी है, और 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के किसान दिवाली मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दिवाला निकलेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का दिवाला निकलेगा। केदार जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, एक बार उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, दिवाली को लेकर बड़ी बातें कही जा रही है कि अमित शाह कहते हैं कि 3 दिवाली मनाई जाएगी। केदार जी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि घोषणा पत्र के साथ दिवाली छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी। लेकिन दिवाला किसका निकलेगा साहब? लोकतंत्र पे जनता जनार्दन है। उचित जी, देखिए, जब भी जनता की बुनियादी सवाल और बुनियादी चीजें, बुनियादी मूल जो चीजें राजनीतिक दलों के बीच से गायब हो जाए, तब आप समझ लीजिए कि जनता का ही दिवाला निकलेगा। आप वो किसी को लेके बात हो, शराबबंदी को लेके बात हो, रोजगार को लेके बात हो, जनहित के मुद्दों को लेके बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात हो, तमाम वो चीजें हैं जो बुनियादी सवाल जिन पे चर्चा और संवाद होते रहना चाहिए, जिन पे मैनिफेस्टो होना चाहिए, बजाय फ्री बीज के, बजाय मुआवजे के, बजाय कर्ज माफी के। जो बुनियादी चीजें हैं, हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, शिक्षा फ्री केजी से पीजी तक तो कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पे बात कौन कर रहा है? सवाल होता है उसकी गुणवत्ता पे बात होनी चाहिए। वो दोनों ही दल को, मैं किसी एक दल से नहीं, कि सुरेंद्र जी से भी पूछ रहा, केदार जी से भी, कि वो तमाम चीजें जो जनता पूछना चाहती है दोनों दल से, क्या एक बात सत्य है कि आपने शराबबंदी की थी या वादा किया था, आप नहीं कर पाए। अब जनता ये पूछना चाहती भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या आप बंद करेंगे? उस पर अपना स्टैंड बिल्कुल तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्या आप कर्ज माफी करेंगे? वो अपनी स्टैंड क्लियर करें। तो हम चाहते हैं कि बुनियादी सवाल जो है, बुनियादी चीजें हैं, नक्सल की समस्या हो, वनोपज को लेके बात हो, खदान को लेके बात हो, भ्रष्टाचार को लेके बात हो, शिक्षा की गुणवत्ता को लेके बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की लेके बात हो, उन तमाम बातें जो डायरेक्ट सीधे के सीधा जनता से जुड़े होते हैं, उन पे अगर बात हो तो दोनों ही पार्टी में इस लोकतंत्र विजयी होगा और जनता का दिवाला निकलने से बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोशिश दरअसल यही है कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही विजय हो। राजनीतिक दलें तो ठीक है, चुनाव जीतेंगी हारेंगी, वो एक सिस्टम, एक पार्ट है। लेकिन केदार जी, सवाल ये है कि पहला सवाल तो सुरेंद्र जी ने आपसे कहा कि आप लोगों का दिवाला निकल गया, क्योंकि दिवाली शुरू हो चुकी है कर्जा माफी के ऐलान के साथ। 10,000 करोड़ के आंकड़े भी है कि पिछले बार 10,000 करोड़ माफ किया गया, अब इस बार भी इस तरह से माफी होगी। लेकिन सब सवाल ये भी है ना कि अगर जिस तरह से घोषणाओं और दावों की बात कही जा रही है, तो उसकी गुणवत्ता पे भी सवाल, जो उचित जी सवाल उठा रहे वो भी सवाल है सामने में। देखिए, पहले तो मैं एक बात का उनके जवाब देता हूं। उन्होंने कहा नया रायपुर तो बस गया, और आज देखें आप नया रायपुर क्या है, मुख्यमंत्री का आवास भी वहीं बन रहा है। दूसरी बात, आप कहते हैं रायपुर शहर की बात, तो अगर एक्सप्रेस वे नहीं बनाया होता ना भाजपा ने, और कैनाल लिंकिंग रोड नहीं बनता ना, तो आज रायपुर शहर का क्या हाल होता, वो विचार कर लें। आप लोगों के पास कोई विजन नहीं है, खाली आप घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, पर विकास कैसा होगा प्रदेश का, ये बात की आप कहीं चिंता नहीं करते हैं। अरे 16 लाख मकान आपने गरीबों का छीन लिया, जिनके घर में दिवाली होनी थी। दिवाला तो 16 लाख परिवारों का कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल ने निकाल दिया, जिसके लिए टीएस सिंहदेव जी ने उस विभाग से इस्तीफा दे दिया था कि केंद्र ने, मोदी सरकार ने अपना पैसा भेज दिया, पर हम वो खाली इसलिए नहीं बना रहे कि मोदी जी का नाम हो जाएगा। 16 लाख परिवारों की बद्दुआ आपको मिलेगी। उनके घर में इस बार दिवाली में दिए जलते महाराज, पर आपने जलने नहीं दिए। दिवाला तो उनका निकला, दिवाला तो आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश का निकाल दिया, जब आपने 55,000 करोड़ का लोन सिर्फ 5 वर्षों में ले लिया।
भाजपा ने तो 15 वर्षों में सिर्फ 28,000 करोड़ का लोन लिया, दुनिया भर के स्कूल बनाए, 59,000 किलोमीटर की सड़क बनाई, 8 मेडिकल कॉलेज बनाए। आप लोगों ने क्या किया 55,000 करोड़ लेके? अरे एक विकास की ईंट नहीं रखी। तो दिवाला तो आपने प्रदेश का भी निकाला, दिवाला तो आपने 16 लाख लोगों का निकाला, और किसका दिवाला निकालेंगे सुरेंद्र जी? इसलिए अपने मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि 16 लाख मकान नहीं बनाए आप, उनकी बद्दुआ लगने वाली है। चार्जर मुफ्त सिलेंडर आपने नहीं दिए, बाड़ी नहीं दी, घर नहीं दिया। कितने लोगों का दिवाला हुआ ये आप कागज में नोट करके मुझे बताएं और अपनी पार्टी में जाकर चिंतन करें। जनता समझ गई है, अब राम राम होने वाला है, तैयार हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, देखिए दरअसल केदार जी का जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल का है। वो आपके हर बातों पे जवाब देके आपसे सवाल खड़े कर देते हैं कि दिवाला, आपने कहा कि बीजेपी जो बीजेपी की दिवाला निकल गया, लेकिन ये कहते हैं कि दिवाला तो साहब आपने निकाल दिया प्रदेश का, 5 सालों में 55,000 करोड़ का लोन ले लिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को ना बोलने की तो महारत है, और ये रट के आते हैं, पूरी बात को रटे रहते हैं। और वो अगर थोड़ा भी आप कैसेट इधर उधर कर देंगे ना तो इनका पूरा मामला गोल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 55,000 से कम है तो आप बता दो, 55,000 से कम है या ज्यादा है तो आप बता दो, 16 लाख मकान से कम ज्यादा दिए तो आप बता दो। कुछ केदार भाई थोड़ा चुप हो जाओ ना, सड़क नहीं बताई तो केदार भाई थोड़ा चुप हो जाइए, केदार भाई अरे थोड़ा सुनना सीखो यार, आप बता दो। अरे मेरी बात सुन लो ना भाई, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, हर चीज का जवाब दे। बात कर ले, बिल्कुल केदार भाई मैं दरअसल में बहुत शांतिपूर्वक सुनता भी हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरी बात शांतिपूर्वक सुनी जाए। आप जो है कांग्रेस पार्टी के बारे में तकलीफ होती है। नहीं महाराज होके कोई झूठ नहीं बोलता, कांग्रेस में कोई आदमी झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने का जो कोटेशन वो है टेंडर, वो भी जो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी के बारे में बात करने के पहले इस बात को बताएगी कि 5 साल तक इन्हीं नेताओं को बेइज्जत किया, जिन नेताओं को टिकट थी, जिन नेताओं के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैसा मजाक भारतीय जनता पार्टी वालों ने बनाया। छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को क्या देख नहीं रही है कि बड़े बड़े नेताओं को बैठक में नहीं आने दिया जा रहा था। आप हमारे पार्टी के अंदरूनी विषय में बात करने के पहले आप इस बात को विचार कीजिए कि न सिर्फ हम लोग पहला आम चुनाव जीते, उसके अलावा हम नगर पालिका का चुनाव जीते, ग्राम पंचायत का चुनाव जीते, जितना भी उपचुनाव हुआ वो सब हम जीते। जनता का हमने काम किया है, जनता का विश्वास जीता है, इसलिए हम जीते हैं केदार भाई। ठीक है, बिल्कुल। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि आप छत्तीसगढ़ की जनता के सेंटीमेंट को समझने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। आप हमारे विपक्षी दल हैं, मैं नहीं चाहता कि इस बार आप 15 सीट से घट के 7 सीट में आ जाएं। जो जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी अप्रोच कर रही है ना, आर पार है, संभल के रहो, आर पार है, रॉकेट निकल गया विकास का, कहाँ पहुंचेगा इंतजार करो। सुरेश जी मैं लौटूंगा, उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, तमाम दावे वादों को आप सुन रहे हैं, क्या आपका आकलन है कि वादों से पहले जो वादों की झड़ी लग गई है उसका असर कितना होगा, और बीजेपी के पिटारे से आखिर कौन सा अलादीन का चिराग निकलेगा जो एक बार पत्थर घिसने से, एक बार विश्व मांगने से पूरी हो जाएगी? देखिए डॉक्टर अवधेश, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से घोषणाएं कर रहे हैं, तो जिस तरीके से उन्हें वादे कर रहे हैं जनता से, तो एक अपर एज और एक अपर हैंड पे तो वो जाती है। कांग्रेस की 5 साल सत्ता रही है, लेकिन इनके साथ निगेटिविटी भी रही है, इनकी एंटी इनकम्बेंसी रही, इनका करप्शन रहा, इनका शराब घोटाला, इनका कोयला घोटाला, डीएमएफ घोटाला, तमाम घोटालों की लिस्ट है, एक लंबी फेरिस्त है इनकी घोटालों की। तो ये बात से भी इनको छोड़ा नहीं जा सकता। जनता ने जो मूड बनाना था वो बना चुकी है। जनता बहुत शांत रहती है, अपना जिस तरीके का वो जवाब, हर चीज का जवाब इनको देगी। तो जनता को आप ये लोक लुभावने वादे जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता अब जो मन बना चुकी है उससे कितना प्रभावित होती है वो देखने वाली बात होगी। वही इसके इतना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब अपने पत्ते खोलेगी उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा कि ये जीत का पड़ला या जीत किस तरफ जाती है, किस तरफ डाइवर्ट होती है। क्योंकि जिस तरीके के भूपेश से पिछली अपनी इमेज जो बनाई, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी, पूरे एंटायर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भूपेश बघेल हो रही है। बिल्कुल। तो उस भूपेश के कद का कोई भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल स्तर पे चेहरा नहीं है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो है केंद्रीय मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, ये जवाब तो जरूर एक बार केदार जी से ले लेते। केदार जी, बीते 5 सालों से सवाल राजनीतिक परिदृश्य में गूंज रहा है, उठ रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कद के बराबर का नेता बीजेपी के पास कौन है? कोई नहीं है डॉक्टर अवधेश जी, और हो भी नहीं सकता।
कल्पना भी मत कीजिए और कभी कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जो लोग इतने घोटाले करते हैं जिसकी फहरिस्त सामने है, और लगातार शराब घोटाला 2161 करोड़, अरे गोबर में घोटाला कर दिया, अरे गोठान में घोटाला कर दिया, क्या क्या घोटाला नहीं किया इस सरकार ने, कोयला घोटाला कर दिया, गरीबों के लिए जो अनाज भेजा था ना मोदी जी ने उसमें 5000 करोड़ रुपया, अरे गरीब के चूल्हे से चावल चुराने वाले लोग हैं, ऐसे लोग क्या भाजपा में मिलेंगे आपको, कहां से मिलेंगे। और निश्चित रूप से मैं तो भगवान से मांगूंगा और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कोई नेता भाजपा में ना हो जो घोटालेबाजों की फेहरिस्त में हो। अरे महादेव सट्टा ऐप समाज की एक बुराई है डॉक्टर अवधेश साहब, उसके तार अगर जुड़ते हैं तो मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ते हैं, उनके सचिवालय में ईडी जो चार्जशीट भेजती है उसमें लिखते हैं ये महादेव सट्टा ऐप में ये लोग मुख्यमंत्री सचिवालय के इन्वॉल्व हैं। ये कैसी सरकार और कैसे नेता, और इसका कंपेयर चाहते हैं आप? ना भाजपा में ऐसा नेता ना भूत हो ना भविष्यति, होना ही नहीं चाहिए, और छत्तीसगढ़ में भी नहीं होना चाहिए ऐसे घोटालेबाज लोग। केदार जी जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, बेहद ही गंभीर जवाब इसे माना जाएगा कि बीजेपी ये चाहती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कद का चेहरा और उनके व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति बीजेपी में हो ही ना। एक बात डॉक्टर साहब और कह दूं, यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसा होता है जो 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल देता है और गरीबों का पेट भरता है। यहाँ मुख्यमंत्री ऐसा होता है जो कन्यादान योजना करके बेटियों का ब्याह करता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसा होता है जो सरस्वती साइकिल योजना से बेटियों को पढ़ाने भेजता है। ये घोटालेबाज लोगों का काम हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है चलिए, समय का अभाव है। सुरेंद्र जी 10 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। मैं कह रहा हूं सचमुच पे हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ का बेटा भारतीय जनता पार्टी का नेता हो ही नहीं सकता। इनके और हमारे बीच में मुख्य रूप से अंतर ये है कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, हमारा नेता किसान का बेटा है, और इन्होंने कर्जे में डाल दिया है। ठीक है सुरेंद्र जी, अरे बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे हो, 1 लाख लोगों का बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहा। मुझे समय का अभाव है, आप दोनों को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, केदार जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया। इस डिबेट को यहीं से आगे एक दिन और बढ़ा लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।